हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी व्याकरण पाठशाला। आज हम लोग 2013 का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट जूनियर वाले के लिए स्पेशल ये वीडियो है। तो आप लोग स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है। स्मरण करने की अगर हम विधि की बात करें तो स्मरण करने की कई विधियां होती हैं, ठीक है। जिसमें से अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, एक मिश्रित विधि भी लिखी है और सेकंड ऑप्शन में विचार सहचार वाली विधि लिखी है। तो अगर इन दोनों की बात करें तो मिश्रित विधि में क्या होता है कि पूरे जो पाठ है या पूरा जो लेसन है उसको एक साथ बिना मतलब एक साथ और उसके बाद फिर टुकड़ों में याद किया जाता है। पहले एक साथ याद किया जाता है, फिर उन्हें टुकड़ों में याद किया जाता है। ये मिश्रित विधि होती है। अगर हम विचार सहचार की बात करें, सहचर की बात करें, तो विचार सहचर का विधि का जो बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि जो नई चीज़ें हैं, उनको पुरानी ज्ञात चीज़ों के साथ जोड़कर रखा जाता है और इसीलिए ये दोनों जो विधि हैं, ये बहुत ही प्रभावी तकनीकें हैं। इसीलिए इसका जो ऑप्शन होगा, तो वो हो जाएगा 3 ऑप्शन सही। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ये दोनों विधि जो होती हैं, ये स्मरण विधि होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पावलव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन पर प्रयोग किया था। पावलव पर हम बात कर चुके हैं, एक वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराया है पावलव का ही, जिसमें पावलव से संबंधित जो कीवर्ड हैं, जो कुछ भी प्रश्न जिस तरीके से बनते हैं, उन पर हम चर्चा कर चुके हैं। देखिए, पावलव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर किया था? कुत्ते पे किया था ना? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो पावलव थे, इन्होंने कौन-सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसको हम कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और इन्होंने किस पे प्रयोग किया? कुत्ते पे प्रयोग किया था। कुत्ते को इन्होंने क्या किया? भोजन देने से पहले घंटी बजाई, जिसके बाद कुत्ता केवल घंटी की आवाज़ सुनकर ही लार टपकाने लगा था। आप अगर अगर आपको अभी पावलव का सिद्धांत नहीं पढ़ा है आपने, तो आप मेरे वीडियो में जाके पावलव के सिद्धांत को अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सीखने के वक्र, सीखने का वृक्क क्या है? सीखने का वृक्क की बात करें तो ये सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं, बिल्कुल। इसीलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और ये सब 2013 में जो पेपर यूपी टेट का हुआ था जूनियर का, उसमें ही ये प्रश्न आए हुए हैं, तो वहीं से हमने ये प्रश्न लिए हैं ताकि आप अच्छे से बेटर तरीके से समझ सकें कि किस तरीके के प्रश्न बनते हैं और उनमें कितना तथ्य पूछते हैं, कितना फैक्ट पूछ रहे हैं, कितना समझ पे प्रश्न आ रहे हैं, इसको भी आप एनालिसिस करते रहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सीखने की प्रगति के जो सूचक हैं, वो क्या होते हैं? सीखने के वक्र होते हैं। सीखने के वक्र क्या है? ये हैं जो ये दर्शाते हैं कि समय के साथ सीखने की गति में क्या बदलाव आ रहा है। मतलब अब अच्छा आप कर पा रहे हैं कि बुरा कर पा रहे हैं, वो प्रगति चेक करता है ना? कि उसमें क्या बदलाव आ रहा है। यह ऊपर की ओर या पठार के रूप में सीखने की वास्तविक जो स्थिति होती है, उसको प्रकट करता है। जैसे जैसे ये प्रगति कर रहा है या पठार पठार मतलब रुकना, है ना? तो अब ठहराव हो रहा है, तो वो जो है ये प्रगति है, उसका सूचक है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? अध्यापक को सर्वाधिक किसका ध्यान देना चाहिए? विषय वस्तु का देना चाहिए, विषय वस्तु पर ध्यान। विद्यार्थियों की आयु, विद्यार्थी की आयु पर भी ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों की पारिवारिक भूमि, इस पर भी ध्यान देनी चाहिए। पर आपको कहीं न कहीं ये नहीं लगता कि जो भी ऑप्शन है, अगर हम वो एक सही सटीक सभी सही ऑप्शन हैं इसमें, लेकिन वो एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसके अंदर ये और बाकी के भी समाहित होंगे। अगर ये सब सही लग रहे हैं आपको, तो वो एक बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? वैयक्तिक भिन्नता। बिल्कुल, वैयक्तिक भिन्नता के अंदर विद्यार्थी की सामाजिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि, विद्यार्थी की आयु, विद्यार्थी का प्रवेश, सब कुछ सम्मिलित हो जाता है वैयक्तिक भिन्नता के अंतर्गत। बच्चा जो है वो अपने आप में विशिष्ट होता है, उसकी सीखने की क्षमता, रुचि, गति अलग होती है और एक प्रभावी शिक्षक को कक्षा में क्या करना चाहिए? वैयक्तिक भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्यों? इसलिए ताकि जो बच्चे हैं वो हर छात्र की ज़रूरत के अनुसार आप उनको पढ़ा सकें, आप उनको सामग्री उपलब्ध करा सकें, आप उनके अनुसार वातावरण
उपलब्ध करा सकें। इसीलिए वैयक्तिक भिन्नता पर ध्यान देना चाहिए। पाठ्य पुस्तक किस तरीके की अच्छी होती है? वो पाठ्य पुस्तक अच्छी होती है जो बच्चे की वैयक्तिक भिन्नता के अकॉर्डिंग बनाई गई होती है। ठीक है? तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है कुर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अगर कुर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उनको हम बात करें परंपरा कहते हैं? नहीं। रचनात्मकता कहते हैं? नहीं। गतिशीलता कहते हैं। समूह में जो परिवर्तन होते हैं उनको गतिशीलता कहते हैं। एक तो आप परिवर्तन से गतिशीलता से यहाँ दोनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं। इससे भी आंसर को मतलब एक डायरेक्ट आप पहचान सकते हैं। बाकी आपको कुर्ट लेविन जो आपको सिद्धांत हैं, थोड़ा बहुत फैक्ट है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ये सीटेट नहीं है कि आप शिक्षण पढ़ के एग्ज़ाम दे देंगे। इसमें आपको फैक्ट भी आने चाहिए, मतलब डीप आपने डीप पढ़ा है, फिर आपने रट्टा भी लगाया, मतलब कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, बिना याद के नहीं चल पाएगा, इसीलिए कुछ चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेंगी। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? कुर्ट लेविन के जो हैं, उनके अनुसार अगर हम बात करें तो समूह स्थिर नहीं होता है। इसमें लगातार क्या होती रहती हैं? अंतःक्रियाएँ होती हैं, बदलाव होते हैं। उन और इन्होंने क्या किया था कि समूह के भीतर जो होने वाले इन मान लो जो बदलाव हैं और ताकतों मतलब गतिशीलता है, उसको नाम दे दिया था। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य और किसमें घनिष्ठ संबंध है? क्योंकि यहाँ ब्लैंक है ना। तो मानसिक स्वास्थ्य का संबंध और किससे हो सकता है? तो मानसिक स्वास्थ्य का संबंध अगर हम बात करें तो मानसिक रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वह अपने वातावरण, अपनी परिस्थितियों और लोगों के साथ बेहतर समायोजन, है ना? एडजस्टमेंट किसकी बात हो रही है? एडजस्टमेंट की बात हो रही है। एडजस्टमेंट, ठीक है? एडजस्टमेंट की बात हो रही है। एडजस्टमेंट का मतलब ही होता है समायोजन। जब आप समायोजन कर लेते हैं, यदि तालमेल सही नहीं है, तो मानसिक तनाव बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? मानसिक तनाव बढ़ जाता है। इसीलिए जो है समायोजन ज़रूरी है का स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य का और समायोजन का घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्र देता है अधिक स्वतंत्रता देता है? अगर हम अधिगमकर्ता की बात करें तो अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता कौन देगा? संरचनावाद देगा या क्रियाशीलतावाद या व्यवहारवाद या सृजनशीलतावाद? तो अगर हम बात करें सृजनशीलतावाद जो है वो अधिक स्वतंत्रता देता है। कैसे? सृजन जो सृजनन है या सृजनात्मकता है, इसमें छात्र को अपना जो ज्ञान है वो स्वयं बनाने की आज़ादी होती है। यहाँ शिक्षक क्या करता है? केवल मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है और विद्यार्थी को अन्वेषण और प्रयोग करने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया है? बुद्धि पे प्रश्न आता ही आता है। आप यहाँ इस पेपर से अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर लेके उपस्थित हुए हैं 2013 का, तो इसका मकसद ही यही है कि आप देखें कि किस-किस जगह से वैयक्तिक भिन्नता से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से, अभिव्यक्ति से, पठार से, बाल विकास से कितने प्रश्न बनते हैं, किस तरीके से प्रश्न बनते हैं, उसको आपको एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। क्योंकि जब आप एनालिसिस कर लेंगे, तो आपको कहीं न कहीं बहुत बेहतर ढंग से ये समझ में आ जाएगा कि किस लेवल के और कौन-से टॉपिक से कितने प्रश्न बनते हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न पर, जो कि मोज़ेक मॉडल किसने दिया है, इसकी बात कर रहा है। तो ये मोज़ेक मॉडल कैटल ने दिया है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो आरवी कैटल थे, इन्होंने बुद्धि के 2 टाइप्स बताए हैं। कितने? 2 टाइप्स। ठीक है? और अगर हम बात करें तो जो तरल बुद्धि होती है एक और जो जन्मजात और तर्क आधारित होती है। लेकिन अगर ठोस बुद्धि की बात करें तो वो अनुभव और शिक्षा से प्राप्त होती है। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। आप कन्फ्यूज़न अगर रखेंगे तो आप और भी ज़्यादा ही मतलब आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएँगे। तो आपको क्या करना है, अगर हमने बोला बुद्धि के 2 मुख्य प्रकार हैं, तो एक तरल बुद्धि हो गई, एक ठोस बुद्धि हो गई। तरल बुद्धि जो होती है वो जन्मजात होती है और तर्क पर आधारित होती है। वहीं जो ठोस बुद्धि होती है वो आपके
अनुभव से आती है, वो आपकी शिक्षा से आती है, वो आपके अधिगम से आती है। ये बात बहुत ज़रूरी है समझना। एक आपकी होती है तरल और एक होती है ठोस। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन-सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? तो मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय की बात करें हम, तो क्या हो जाएगा? किसी भी मापक जो उपकरण के लिए विश्वसनीयता जो होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ ही है, यदि एक ही टेस्ट को अलग-अलग समय पर लिया जाए, तो परिणाम जो होता है, वो लगभग समान आने चाहिए। जैसे एक ही टेस्ट को आपने अलग-अलग समय पर मतलब लिया जाए, तो परिणाम उसका कैसा आए? लगभग समान आए, है ना? वही होती है आपकी विश्वसनीयता, ठीक है? तो ये आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। थ्रस्टन और लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? थ्रस्टन की बात करें और लिकर्ट की बात करें, तो ये आपकी बुद्धि से नहीं संबंधित है, ये आपकी अभिवृत्ति से संबंधित हैं। और बी 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? अभिव्यक्ति क्या होती है? अभिव्यक्ति आपकी होती है एटीट्यूड। क्या होती है? एटीट्यूड, ठीक है? और एटीट्यूड किसको कहते हैं? अव्यक्ति को कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति हमारे जो नज़रिए के पैमाना है, उसको पैमाने विकसित किए गए थे, जो कि लिकर्ट स्केल आज भी रिसर्च में बहुत ही लोकप्रिय हैं। आपको ये बात समझनी है, इनके मापन किससे संबंधित थे? अभिव्यक्ति से संबंधित थे। किसके? थ्रस्टन और लिकर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? उत्सुकता परीक्षण की अगर हम बात करें, उत्सुकता हो गई या जिज्ञासा हो गई, तो ये जो होता है, ये सृजनात्मकता का एक प्रमुख भाग होता है। क्यों? एक सृजनात्मक जो बालक है, हमेशा नई चीज़ों को जानने और सवाल पूछने के लिए उत्सुक रहता है, ठीक है? उसको हर एक चीज़ जाननी है, सवाल पूछने के लिए उत्सुक रहता है, इसीलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? सृजनात्मकता से अगर संबंधित नहीं है, तो वो आपकी मौलिकता, प्रवाह, विविधता या उपयोगिता, ये सभी में से अगर सही आंसर की बात करें, तो ये आपकी हो जाएगी मितव्ययिता। क्यों? अभी हम आपको बताते हैं। सृजनात्मकता जो होती है, उसके 4 मुख्य तत्व होते हैं। कितने? 4, ठीक है? जिसमें कौन-कौन आता है? एक मौलिकता आती है, एक प्रवाह आता है, एक आपकी उपयोगिता आती है, ठीक है? लचीलापन, विस्तारण जिसको कहते हैं, है ना? तो ये आते हैं। और यहाँ क्या लिखा है? मितव्ययिता, इसको क्या कहते हैं? कम खर्च करना का रचनात्मक सोच से कोई सीधा संबंध है ही नहीं, क्योंकि कम खर्च का यहाँ सृजनात्मकता में क्या संबंध है? जस्ट अपोजिट ही तो बात है। तो आपको आपका आंसर मिल गया। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। गैने निम्न में से किससे संबंधित थे? तो गैने निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो अधिगम का श्रेणी क्रम या अधिगम के सिद्धांत या अधिगम का मूल्यांकन या अधिगम का प्रबंधन। देखो, इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं, वो आपको कन्फ्यूज करते हैं। अगर आपने रॉबर्ट गैने के सिद्धांत के बारे में नहीं समझा है, नहीं जाना है, तो आप यहाँ गलती कर जाएँगे, क्योंकि सभी आंसर जो हैं, वो एक जैसे ही हैं, बस थोड़ा ही थोड़ा उनमें जो है डिफरेंट है। तो अगर हम बात करें रॉबर्ट गैने की, तो इन्होंने सीखने के 8 स्तर बताए हैं। कितने बताए हैं? 8 स्तर। 8 स्तर बताए हैं, जो सरल से कठिन की ओर जाते हैं। किस तरीके से जाते हैं? सरल से कठिन की ओर। ठीक? और सरल से कठिन की ओर जाते हैं, ये जैसे संकेत मान लो अधिगम से लेकर समस्या समाधान तक। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं अधिगम का पदानुक्रम कहा जाता है, क्योंकि ये क्रम में चल रही है ना, तो इसको हम यहाँ पे पदानुक्रम लिखा नहीं है, लेकिन अधिगम का श्रेणी क्रम बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बुद्धि लब्धि के संबंध की अगर हम बात करें, तो इनका जो बुद्धि लब्धि किसको कहते हैं? आईक्यू को कहते हैं ना। तो आईक्यू क्या है? आईक्यू का सूत्र क्या है? आईक्यू का सूत्र होता है आपका, हमने आपको बताया है, MA/CA इंटू 100। MA क्या है? मेंटल एज। CA क्या है? करंट एज।
समझ गए आप? मतलब मानसिक आयु और वास्तविक आयु। तो जो सीए है वो वास्तविक आयु है आपकी, और जिसका अर्थ क्या होता है, यदि वास्तविक आयु बढ़ेगी तो मानसिक आयु स्थिर रहती है, तो आईक्यू कम हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रमी संबंध भी कहते हैं। तो कौन-सा सही हो जाएगा आपका, कालानुक्रम आयु से व्युत्क्रमी संबंध, बिल्कुल ए थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नहीं समझे? हम आपको दोबारा समझाते हैं। बुद्धि लब्धि का संबंध किससे संबंधित है? बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, या कालानुक्रमिक आयु से। देखो कालानुक्रमिक आयु क्या होती है, तो कालानुक्रमिक आयु जो होती है वो आपकी वास्तविक आयु होती है, ठीक है? और एक आपकी मानसिक आयु होती है। तो मान जो वास्तविक आयु है या मानसिक आयु है उसी से जो है ये संबंधित होता है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया गया था? अब आप बताइए, ये व्यक्तित्व आपका चैप्टर था बीटीसी की, अगर हम बात करें या चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें, तो वहाँ पे जो आपने पढ़ा होगा, जो व्यक्तित्व है वहाँ से ये प्रश्न लिया गया है कि 16 बी पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया गया था। 16 पीएफ क्या है? ये होती है पर्सनैलिटी फैक्टर्स। क्या होती है? पर्सनैलिटी फैक्टर, इसीलिए इसको 16 पीएफ शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अगर हम बात करें प्रश्नावली जो कैटल द्वारा बनाई गई थी, इसका उपयोग किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के, जो व्यक्ति है उसके व्यक्तित्व के 16 अलग-अलग गुणों या कारकों को मापने के लिए किया जाता है, इसीलिए हम इसको 16 पीएफ कहते हैं। क्यों? 16 अलग-अलग गुणों और कारकों को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है? तो नेक्स्ट इसका आंसर कौन सही हो जाएगा? व्यक्तित्व। ये व्यक्तित्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चेस तथा कार्ड को निम्न में से किससे वर्गीकृत किया जा सकता है? चेस और कार्ड की बात हो रही है, तो ये किसमें वर्गीकृत किए जाएंगे? लड़ाई वाले खेल में। चेस और कार्ड में लड़ाई होती है, बौद्धिक खेल में, प्रायोगिक खेल में, गतिमान खेल में। तो ये आपके आते हैं बौद्धिक खेल में। क्यों? चेस क्या है? शतरंज। कार्ड क्या है? ताश। तो ये जो इस तरीके के जो खेल होते हैं, इनमें क्या होता है, जो शारीरिक मतलब इसमें शारीरिक आपको फिजिकली कुछ नहीं इतनी शक्ति लगानी होती है, मानसिक रणनीति, तर्क और योजना की आवश्यकता होती है इसमें, ठीक है? और इसीलिए इन्हें जो है क्या कहा जाता है? बौद्धिक खेल कहा जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है खेल का मैदान। खेल का मैदान आपका उच्चतम स्थान हो सकता है, बट उतना उचित आंसर नहीं लग रहा है। सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, बिल्कुल 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विद्यालय एवं कक्षा का जो वातावरण है, ये संज्ञानात्मक विकास हेतु बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? उस पर भी हम आएंगे। देखो जब बच्चा होता है उसको कॉग्निटिव और मेंटल विकास ज़्यादातर विद्यालय और कक्षा का अनुशासित और शैक्षिक वातावरण है, उसमें सबसे उत्तम होता है। क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षण होता है वो व्यवस्थित रूप से होता है, ठीक है? तो 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, अब प्रेरणा के स्रोत कौन-कौन से हैं? तो प्रेरणा के स्रोत की बात करें हम, तो ये हैं आपका आवश्यकता, चालक, प्रेरक और इच्छा। इनमें से सबसे सटीक हो जाएगा ये आपके अप्रेरणा से चैप्टर से प्रश्न हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये 2013 का पेपर है, किस तरीके से कहाँ-कहाँ से प्रश्न लिए गए हैं। तो ये आवश्यकता इसका है, ठीक है? आवश्यकता, मोटिवेशन की शुरुआत हमेशा किसी आवश्यकता से होती है। मोटिवेशन क्या है? अप्रेरणा है। आवश्यकता क्या है? नीड है। जब आपको ज़रूरत होगी तो आपको मोटिवेशन अपने आप आएगा, आपकी प्रेरणा अपने आप जागृत होगी, है ना? जब हम किसी चीज़ की कमी महसूस होती है हमें, तो हम उसको पाने के लिए प्रेरित होते हैं, और जब प्रेरित होते हैं, प्रेरित होने का मतलब ही है अभिवृत्ति या अभिप्रेरणा या फिर मोटिवेशन। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्यवहार में होने वाली स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं, उनको क्या कहते हैं? व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होते हैं, उनका कारण ही होता है सीखना, और उसको हम कहते हैं सीखना। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मनोविज्ञान में सीखना, लर्निंग की परिभाषा क्या है कि अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप जो व्यवहार में आप
आने वाला जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, उसको ही हम सीखना कहते हैं या सीखना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन-सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? तो ये स्मृति से संबंधित आपका प्रश्न पूछा गया है, स्मृति चैप्टर से, ठीक है? अब हम देखते हैं कि कौन संबंधित नहीं है। पहचान संबंधित है, धारण भी संबंधित है, पुनः स्मरण भी संबंधित है। जो संबंधित नहीं है वो है आपकी अनुभूति। तो 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा उस पर बात करते हैं। स्मृति क्या है? मेमोरी, और प्रक्रिया में पहचानना, धारण करना। पुनः स्मरण क्या है? पुनः स्मरण क्या होता है? याद करना ही तो, जब हमें समस्या है या हम दोबारा जिस चीज़ को याद करते हैं उसको पुनः स्मरण ही तो कहते हैं। तो ये सब तो शामिल है, लेकिन अनुभूति जो होती है वो आपके संवेगों से जुड़ी होती है। आप अनुभूति को ऐसे समझिए कि अनुभूति का मतलब है इंग्लिश में फीलिंग, और फीलिंग जो है वो संवेगों से जुड़ी होती है। स्मृति का इसमें तकनीकी कोई भी चरण नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। मैस्लो के अप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो इन ऐसे जो प्रश्न हैं इनको आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। जब आप पीवाईक्यू करते हैं तो आप यही तो समझ पाते हैं कि कौन से प्रश्न कितने बार रिपीट हुए हैं या किस तरीके के पैटर्न जो है वो एग्जाम का आता है। मैस्लो का अप्रेरणा सिद्धांत की अगर हम बात करें तो ये जो है ये आवश्यकता का सिद्धांत है। उस आवश्यकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो अब्राहम मैस्लो थे इन्होंने आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया कि जो मनुष्य है वो पहले अपनी बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं? मैस्लो का अगर आप ये पढ़ेंगे तो आप बेटर समझ पाएँगे अब प्रेरणा से संबंधित जो इनका इनका रहा है सिद्धांत। तो इन्होंने पहले बताया कि हमारी बुनियादी जो ज़रूरतें होती हैं वो मेरा भोजन होता है, और फिर सुरक्षा, कि भोजन और सुरक्षा है वो सबसे पहले होना चाहिए। ये हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं, है ना? इनमें कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। भोजन भी इंसान के लिए ज़रूरी है और घर भी इंसान के लिए ज़रूरी है। पर ठीक है, तो पूरी करता है, फिर क्या करता है? उसके बाद वो आत्मबोध की ओर बढ़ जाता है। इसीलिए हम इसको आवश्यकता का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन-सी नेतृत्व शैली बेहतर है? अगर हम अच्छी शैली की बात करें प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षण के लिए, तो ये आपकी हो जाएगी सत्ताधारी नेतृत्व। जब आप सत्ताधारी बन जाएँगे, अगर एक शिक्षक सत्ताधारी की तरह काम करेगा, तो बच्चे उसमें निष्क्रिय हो जाएँगे। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? प्रजातांत्रिक नेतृत्व। बिल्कुल, 2 ऑप्शन आपका सही होगा। क्यों सही होगा? एक स्कूल के लिए प्रजातांत्रिक शैली जो है वो सबसे अच्छी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रधानाध्यापक है, सभी शिक्षक हैं, उनको क्या कहते हैं, उनके सुझाव को सुनता है और मिल-जुल कर एक निर्णय लेता है, जिसमें विद्यालय का जो माहौल है वो सकारात्मक रहता है। इसीलिए ये प्रजातांत्रिक नेतृत्व की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये बात किसने कही है? आपका एक डेफिनेशन भी देखो आ गया है, इसीलिए आपको डेफिनेशन भी पढ़नी पड़ेगी कि किसके बारे में क्या कहा है। तो अगर हम ये बात करें, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, तो ये किसने कहा है? ये ड्रेवर ने माना है। ड्रेवर आपका थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों? जेम्स ड्रेवर जो थे इन्होंने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा और उनके नियमों की खोज को मनोविज्ञान का जो अध्ययन है का मुख्य केंद्र माना है, ठीक है? इन्होंने मुख्य केंद्र माना है इसको, इसीलिए ये डेफिनेशन ड्रेवर के अनुसार हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? जब भी तनाव की बात करें, तूफान की बात करें, उथल-पुथल की बात करें, इस तरीके के जब भी आप वर्ड देखें, संघर्ष की बात करें, विरोधी 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 भाव की बात करें या एक उसका आदर्श हीरो की बात हो, तो ये आपके एडोलसेंस की बात हो रही है। एडोलसेंस मतलब किशोरावस्था की बात हो रही है। स्टेने हॉल जो थे इन्होंने किशोरावस्था को क्या कहा था? अत्यधिक दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष का काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आप जब बाल विकास पढ़ते हैं तो आप उसमें शैशवावस्था पढ़ते हैं, बाल्यावस्था पढ़ते हैं, किशोरावस्था पढ़ते हैं, और किशोरावस्था ही ऐसी अवस्था होती है जब
तब बच्चे जो हैं काफ़ी तनाव और काफ़ी तूफ़ान और संघर्ष फ़ील करते हैं, दबाव फ़ील करते हैं, क्योंकि वो विरोधी हो जाते हैं समाज के। वो कानून जो भी समाज में कानून बनाए होते हैं, उनका वो विरोध करने लगते हैं। किस उम्र में विरोध करने लगते हैं? किशोरावस्था में विरोध करने लगते हैं। इसीलिए इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन जो होता है, वो बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है? और मानसिक और शारीरिक परिवर्तन के कारण ही है, जो बच्चे होते हैं किशोरावस्था के, वो अपने आप में संघर्ष करने लगते हैं, है ना? नेक्स्ट, ये तो क्या इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अभिवृत्ति संप्रत्यय है। अभिवृत्ति संप्रत्यय किसका है? अगर हम बात करें तो ये आपके संज्ञान परक, क्रिया परक, संवेगात्मक, बिल्कुल 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? उस पर भी आते हैं। अभिवृत्ति क्या है? एटीट्यूड। इसमें 3 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 3 पक्ष। और वो 3 पक्ष कौन से हैं? संज्ञान परक, क्रिया परक और संवेगात्मक। संज्ञान क्या है? हम कैसे महसूस करते हैं, है ना? नहीं, हम क्या जानते हैं, वो संज्ञान हो गया। संज्ञान क्या है? हम क्या जानते हैं। और अगर हम बात करें कि हम कैसा महसूस करते हैं, तो ये आपका संवेगात्मक हो गया। महसूस करना फीलिंग है, तो संवेगात्मक हो गया। लेकिन हम कैसा व्यवहार करते हैं, ये क्या हो जाएगा? ये क्रियापरक हो जाएगा। इसीलिए इसमें तीनों शामिल हैं, इसलिए उपयुक्त सही आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि है। तो बुद्धि क्या है? मनोवैज्ञानिक बुद्धि को किस तरीके से मानते हैं? सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, बिल्कुल। बुद्धि क्या है? जब हम में सीखने की क्षमता कब होती है? जब हमारे पास बुद्धि होती है। अगर हम बुद्धि नहीं होगी तो हम कोई चीज़ सीख ही नहीं सकते हैं, चाहे वो किसी तरीके से सीखना हुआ हो, है ना? चाहे क्या कहते हैं, वातावरण से सीखना हो, समाज से सीखना हो, किताबों से सीखना हो, स्कूल में सीखना हो। हमारा अगर बुद्धि सही से, मानसिक रूप से अगर हम सही नहीं है, हमारा मानसिक विकास अच्छे से नहीं हुआ है, तो फिर हम उन चीज़ों को अच्छे से नहीं सीख पाएँगे। अमूर्त चिंतन की योग्यता है, वो भी बुद्धि है, बिल्कुल है। क्यों? अब बुद्धि का संबंध ही अमूर्त चिंतन से है। आप चिंतन करते हैं तो बुद्धि से ही तो संबंधित है। अलग-अलग जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्हें बुद्धि को अलग-अलग तरीके से परिभाषित किया है। कुछ इसे सीखने की योग्यता मानते हैं, तो कुछ इसे अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन पर अगर हम डिस्कस करें कि अमूर्त चिंतन क्या होता है? अमूर्त चिंतन होता है बिना देखे बिना देखे चीज़ों के बारे में सोचना। क्योंकि जो चीज़ें सामने हैं, ठोस वस्तु हैं, उन पर तो हम देख पा रहे हैं और उन पे हम चर्चा भी कर पा रहे हैं, उन पे हम चिंतन भी कर पा रहे हैं। अमूर्त चिंतन जो कि है ही नहीं सामने, उन पर भी जब हम चिंतन करने लगते हैं, तो वो जो है बुद्धि के अंदर ही आता है। इसीलिए 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों वैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो कि अधिगम का है। अधिगम का किससे संबंध है, ये हमें बताना है। अगर हम प्रेरणा की बात करें तो ये उपलब्धि से हो रहा है, तो अधिगम की बात करें तो ये बोध से हो जाएगा आपका। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बोध क्या है? जिस प्रकार बिना प्रेरणा के उपलब्धि हासिल करना कठिन होता है, क्योंकि अगर हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं है, हमें किसी कार्य को करने के लिए हम प्रेरित ही नहीं है, तो फिर हमें उपलब्धि हासिल ही नहीं होगी। हमें वो लक्ष्य, मेरे सामने कोई लक्ष्य है, तो कोई लक्ष्य का मतलब ही नहीं है अगर हम अंदर से प्रेरित ही नहीं है उस काम को करने के लिए। तो प्रेरणा का संबंध जिस तरीके से उपलब्धि से है, उसी तरह अधिगम का संबंध बोध से है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण के आधार की बात करें तो ये आपका सही हो जाएगा चिंतन और कल्पना। ठीक है? 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों? थॉर्नडाइक जो है उन्होंने व्यक्तित्व को इस आधार पर बांट दिया कि व्यक्ति कैसे सोचता है, उसकी कल्पना शक्ति कैसी है, जैसे कि सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष विचारक, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? अब आप बताइए भूलने का सिद्धांत कौन हो सकता है? तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका 2 ऑप्शन राइट आंसर। प्रतीपकारी जो अवरोध है वो भूलने का सिद्धांत है, वो भूलने का कारण है। क्यों? प्रतीपकारी अवरोध क्या है?
तब होता है जब नया कुछ सीखा हुआ ज्ञान पुराने याद किए हुए ज्ञान के याद करने में बाधा डालता है। नहीं समझ रहे आप? जब नया कोई आपने कोई चीज़ नई सीखी है और ज्ञान पुराने याद किए हुए ज्ञान को याद करने में बाधा डाल रहा है, क्योंकि आपने पहले कुछ और सीखा था और अभी आपने कुछ और सीखा है, तो अब आप वो बाधा की तरह एक काम कर रहा है। तो इसी का कारण है कि भूलने का जो है वैज्ञानिक कारण हो जाता है कि हम भूलने लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, जो कि आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों की सभी दर्शाते हैं सिवाय, मतलब इसमें से एक ऐसा ये ऑप्शन भी होगा जो मानसिक विकास के लक्षणों को नहीं दर्शाता है, हमें उस पे बात करने हैं। जहाँ भी सिवाय, अतिरिक्त की बात हो, नहीं की, नॉट की बात हो, आप समझ लें वहाँ वो नेगेटिव आंसर पूछ रहा है। पॉजिटिव आपको नहीं लगा के आना है, नेगेटिव आंसर लगा के आना है। तो क्या हो जाएगा? संबंध के तनाव और चिंतन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड। थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मानसिक विकास या परेशानी के जो लक्षण हैं, यही लक्षण होता है। ठीक है? जबकि जो संबंध है, वो संबंध बनाना जो होता है, वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें मानसिक प्रक्रिया विकार में के लक्षण में नहीं आएगा। बाकी 3 जो ऑप्शन हैं, वो आपके मानसिक विकार के लक्षण में सम्मिलित हैं। लेकिन जो संबंध है, वो आपकी एक सामाजिक प्रक्रिया है। वो मानसिक विकार का लक्षण नहीं है। तो ठीक है, आपने आज इतने 30 प्रश्नों को सॉल्व किया होगा और आपने एनालिसिस किया होगा कि कितने प्रश्न किस तरीके से बन रहे हैं और हम किस तरीके से कर सकते हैं। और ये तो 2013 का पेपर है, अभी हम लोग और पेपर पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, तो आप ज़्यादा बेटर तैयारी कर पाएँगे। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।